हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली ये एक वीडियो सीरीज होने वाली है जिसमें हम हर एक वीडियो में एक एक इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। नो, एज यू ऑल नो दैट इंटरनेशनल थ्योरीज ऑफ ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो वहां पर भी पूछे जाते हैं। सो पेपर 2 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, फैक्ट बेस्ड टॉपिक नहीं है। आपको डीप conceptual understanding होनी चाहिए in order to solve the questions. Now see student, UGC नेट एग्जामिनेशन डे बाय डे बहुत टफ होता जा रहा है। लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स बैठते हैं, रिजल्ट जो है वो 2% 2.5% जाता है। कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को जो है वो क्लियर कर पाते हैं, एंड JRF तो और भी टफ होता जा रहा है। सो in order to get the JRF, in order to clear the net examination, what I really suggest you that आपको हर एक टॉपिक की डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिर्फ लर्न करने से, सिर्फ PYQ करने से काम नहीं चलेगा। नाउ इफ़ यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर NTA पूछेगा, लाइक NTA अगर असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, सो आई प्रॉमिस कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्विकली हमारे वीडियो के साथ। लेट मी जस्ट क्विकली प्रेजेंट माय स्क्रीन। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरनेशनल थ्योरीज ऑफ ट्रेड। आप में से कई लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, सो आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कड फॉर 5 years एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट while doing my post graduation. I was a gold medalist in my college, and I am also an edtech educator at EDWI, and also being trained from Singapore in entrepreneurship from Singapore Institute of Management. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, विच इज द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये एक वीडियो सीरीज में जिसमें हम एक एक थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द मर्केंटिलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ ये जो है ये सबसे पुरानी थ्योरी है, सबसे ट्रेडिशनल थ्योरी आप इसे कह लीजिए। सबसे ज़्यादा पुरानी थ्योरी जो इंटरनेशनल ट्रेड की है वो है मर्केंटिलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसे जीरो सम गेम भी कई बार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अगर मैं ब्रीफ में सिर्फ एक इमेज के साथ इस थ्योरी को समझाना चाहूं, तो होता क्या था मर्केंटिलिज्म थ्योरी में, मदर कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप, वो अपनी कॉलोनीज यानी पुअर कंट्रीज, मदर कंट्रीज में जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, वो अपनी कॉलोनीज यानी पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीकाज एंड अफ्रीकन कंट्रीज या चाइना ले लीजिए, वहां से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करता था। वहां से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स बना के उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था। तो गरीब कंट्रीज से, पुअर कंट्रीज से लो प्राइस रॉ मटेरियल्स लिया जाता था, एंड मदर कंट्रीज हाई प्राइस पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अपनी कंट्री में बना के उन कॉलोनीज को एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं मर्केंटिलिज्म थ्योरी के बारे में। तो सबसे पुरानी थ्योरी है, तो ये 16th सेंचुरी के बिगनिंग में जो थ्योरी है आई थी। सबसे पुरानी थ्योरी, सबसे ट्रेडिशनल थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी है इंटरनेशनल ट्रेड की, दैट इज मर्केंटिलिज्म थ्योरी। एक ऐसा PYQ बना हुआ भी है पिछले, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट एक ऐसा PYQ था जिसमें एक ऑर्डर दे दिया था कि अरेंज कीजिए थ्योरीज को फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। तो आपको पता होना चाहिए ओल्डेस्ट थ्योरी इज द मर्केंटिलिज्म थ्योरी। अब मर्केंटिलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि कंट्रीज ये कहती हैं, जो मदर कंट्रीज है वो ये कहती है कि बस एक्सपोर्ट 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 करते जाओ, और एक्सपोर्ट से पैसा जो कमाएंगे उस पैसे से हम गोल्ड और सिल्वर की होल्डिंग्स जो है वो कंट्रीज खरीद लेंगी, बुलियंस जो है वो उससे खरीद लेंगी, यानी बुलियंस मतलब गोल्ड बाज या सिल्वर बाज जो है वो खरीद लेंगी। तो ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो सिर्फ डिटरमाइन इस चीज से होती है कि कंट्री के पास जो है गोल्ड और सिल्वर कितना है, गोल्ड और सिल्वर्स की होल्डिंग्स जो है वो कितनी है। और मर्केंटिलिज्म वाले बस यही कहते थे कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो और इंपोर्ट्स को जो है वो सब्स्टिट्यूट करो। अब मर्केंटिलिज्म थ्योरीज
कौन कौन सी कंट्रीज ज्यादा फॉलो करती थी? यूरोप की कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इंग्लैंड। तो वो कंट्रीज यही मानती थी कि किसी भी नेशन की पावर किस में लाए करती है, कि कितना गोल्ड वो होल्ड करती है, कितने गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स उसके पास हैं। तो मर्केंटलिज्म सिंपली इसी बात पर फोकस किया करते थे दैट एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए और इंपोर्ट्स को डिस्करेज करिए। एक्सपोर्ट्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इंपोर्ट्स, जिससे हमेशा जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो तो हमेशा क्या रहेगी? सरप्लस में ही रहेगी। अगर आप 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट आप 1,000 करोड़ का कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप 9,000 करोड़ के ट्रेड सरप्लस में हैं, राइट? तो ये सिचुएशन में एक कंट्री ही हमेशा क्या रहेगी? ट्रेड सरप्लस में रहेगी। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो है वो इंपोर्ट से जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और ट्रेड डेफिसिट को तो बिल्कुल हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, राइट? तो ट्रेड सरप्लस पे ही हमारा फोकस इन कंट्रीज का, लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप, इनका फोकस किस पे था? इनका फोकस सिर्फ ट्रेड सरप्लस पे था कि भाई एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा होगी, तभी हमारा नेशन ग्रो करेगा। भाई हम 10,000 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट केवल 1,000 करोड़ का करेंगे, उससे भी कम करेंगे, तो बाकी जो अर्न होगा, जो हम ट्रेड सरप्लस 9,000 करोड़ का कमाएंगे, उससे हम खरीदेंगे क्या? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, गोल्ड एंड सिल्वर के बार्स यानी बुलियंस को बाय करेंगे, राइट? तो बस कंट्रीज ने यही कहा 16th और 17th सेंचुरी तक, बस यही कहा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए, कम से कम जो है वो इंपोर्ट कीजिए, ताकि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहे और आप उससे गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स खरीदते जाएं, और जो कंट्रीज ऐसा कर लेती हैं वो पावरफुल हो जाती हैं। अच्छा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है दैट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है ना। आप बोलेंगे मैं एग्रीकल्चर की बात क्यों कर रही हूँ एकदम से? तो देखिए, बिगिनिंग में जब भी कोई इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में आती है, तो वो हमेशा प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है। अमेरिका बिकेम ए सुपर पावर, लेकिन एक टाइम पे अमेरिका भी बिगिनिंग में एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। इंडिया भी किसी समय में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही हुआ करती थी। तो ये थ्योरी ये कहती है कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो। एग्रीकल्चर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। आप तो सिर्फ इंडस्ट्रीज बनाओ, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाओ, उनको एक्सपोर्ट करो और उससे गोल्ड और सिल्वर के जो है वो रिजर्व्स खरीद लो, ठीक है। पर ये क्या है? ये एक तरीके से सेल्फिश ट्रेड प्रैक्टिस है। ये एक तरीके से क्या है? सेल्फिश ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि जो मदर कंट्रीज थी, अब अगर मैं इसे एक डायग्राम से समझाना चाहूँ इस पूरी थ्योरी को, तो मदर कंट्री, अब मदर कंट्री में लेट्स से हम ले लेते हैं मदर कंट्री में इंग्लैंड को। इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोपियन जो इस थ्योरीज को ज़्यादा मानते थे, उसमें मदर कंट्री में लेट्स से हम इंग्लैंड को ले लेते हैं। अब इंग्लैंड मदर कंट्री है और उसकी कॉलोनीज है, ठीक है। कॉलोनीज लाइक लेट्स से सपोज इंडिया हो गई या पुअर अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ठीक है, ये उनकी कॉलोनीज है। अब मदर कंट्री यानी इंग्लैंड इस मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी के हिसाब से क्या करती थी? वो रॉ मटेरियल अपनी कॉलोनीज से इंपोर्ट करती थी। जैसे टी ले लीजिए, इंडिया से चाय बनाने का रॉ मटेरियल यानी टी लीव्स जो है वो इंग्लैंड क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, यानी रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से इंग्लैंड में भेजा जाएगा और इंग्लैंड में टी बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, इंग्लैंड में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी, इंग्लैंड में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंग्लैंड के लोगों का वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी और वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनेगा, और वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो इंग्लैंड में बनेगा वो आकर डंप कहाँ कर दिया जाएगा? इंडिया में डंप कर दिया जाएगा। इंडिया में यानी बेचा जाएगा, यानी एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स कर दिया जाएगा कॉलोनीज को। तो अब जब एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स एंड कॉलोनीज को किया जाएगा, तो अगर इंग्लैंड इंडिया को बेचेगी, सेल करेगी, तो बदले में इंडिया से कमाएगी क्या? फॉरेन एक्सचेंज। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कमाएगी, यानी पैसा कमाएगी। जो हम बेचते हैं तो हम कमाते हैं। और आप बोलेंगे मैम ये खरीद भी तो रहे हैं। अरे खरीद तो रॉ मटेरियल रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल क्या खरीद रहे हैं? बहुत ही कम कीमतों पे खरीद रहे हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस पर खरीद रहे हैं और हाई प्राइस्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन कॉलोनीज को बेच रहे हैं। और इन कॉलोनीज से जो पैसा आ रहा है उससे ये क्या खरीद रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर के क्या खरीद रहे हैं? रिजर्व्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल में एक्सप्लेन करी है। मदर कंट्री लाइक इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ये इंडिया से रॉ मटेरियल, सस्ते में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके इंडिया को ही अपना फिनिश प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया करती थी। जैसे कुछ कुछ समय पे अगर आपको तो खादी, खादी जो है वो बनता वहां से, रॉ मटेरियल इंडिया से ही ले जाता था, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करके इंडिया को ही बेच रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाओ और हमें ही बेच दो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कॉलोनीज को आपस में भी ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं।
मर्केंटाइलिज्म थ्योरी कह रही है कि इंडिया से अगर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अफ्रीका से अगर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, लाइक कॉफी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया और अफ्रीका आपस में ट्रेड नहीं कर सकते, कॉलोनीज का ट्रेड करना आपस में रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसा भी इन्होंने जो है वो बंदिश लगा दी, कॉलोनीज लाइक इंडिया एंड इंडो चाइना वर फोर्स टू अनइक्वल ट्रेड। यानी एक तरीके से एक पार्टी क्या हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है, एक नेशन क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो अब ये जो इनके पास मदर कंट्रीज के पास कॉलोनीज कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके जो पैसा बन रहा है, उससे ये क्या खरीद रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स खरीदते जा रहे हैं। तो एक कंट्री क्या होती जा रही है, रिच और रिच और रिच ही होती जा रही है, राइट राइट। तो आज भी देखा जाए तो जापान, सिंगापुर, ताइवान, जर्मनी, ये आज भी मर्केंटाइलिज्म को फेवर करते हैं। ये आज भी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट्स को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। पर आगे चल के एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने मर्केंटाइलिज्म थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने ये कहा, क्योंकि देखो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी के एक्सपर्ट्स क्या कहते थे कि नेशन की वेल्थ, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी की बिगिनिंग ही यही है कि जो भाई नेशन की वेल्थ है वो किससे डिटरमाइन होगी, कि कितना नेशन के पास गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व है। आगे चलकर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने इस चीज से बिल्कुल नकार दिया कि वेल्थ जो है वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से नहीं डिटरमाइन होती। आई रिपीट वंस अगेन मेरे वर्ड्स, दैट वो कह रहे हैं कि वेल्थ किसी नेशन की सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से डिटरमाइन नहीं होती, डिटरमाइन होती है गोल्ड एंड सिल्वर से, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होती। नेशन में जो लोग रह रहे हैं उनका वेलफेयर भी देखा जाएगा, वेलफेयर से वेल्थ जो है वो डिटरमाइन होगी कि इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी में रह रहे हैं वो खुश कितने हैं, वो वेलफेयर उनके वेलफेयर का कितना ध्यान रखा जा रहा है। सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर से आप किसी कंट्री का वेल्थ जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये जो थी, ये हमारी मर्केंटाइलिज्म की जो थी वो थ्योरी थी। तो ये काफ़ी एक सेल्फिश ट्रेड प्रैक्टिस है। एंड एक कीवर्ड जो है आप इसका ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कीवर्ड्स ऐसे ही उठकर आ जाते हैं। इस थ्योरी को जीरो सम गेम कहा गया। जीरो सम गेम इसलिए कहा गया क्योंकि एक कंट्री ही बेनिफिट हो रही है, दूसरी कंट्री बेनिफिट नहीं हो रही है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंट्री बेनिफिट हो रही है। ऑफ कोर्स मदर कंट्री बेनिफिट हो रही है। और कौन सी कंट्रीज एक्सप्लॉइट हो रही है, कॉलोनी कंट्री एक्सप्लॉइट हो रही है। जो कॉलोनीज बनाई गई हैं, जो उस वक्त, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी थी, तो कॉलोनीज जो है वो क्या हो रही है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो थी ये हमारी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी थी। अब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो इसका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी थ्योरीज के, वो है अजम्पशंस। अगर आप पीवाईक्यूज उठाकर देखेंगे तो अजम्पशंस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन, या थ्योरी के बारे में चार स्टेटमेंट लिख कर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है या नहीं है। तो आपको अजम्पशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए थ्योरी के। तो अजम्पशन नंबर फर्स्ट ये कहता है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी का कि वेल्थ जो है वो फाइनाइट है। और जैसे मैंने बताया कि वेल्थ किस में नापी जाएगी किसी भी कंट्री की, कि कौन सा नेशन कितना पावरफुल है, ये किससे पता चलेगा, उस नेशन के पास गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स कितने हैं। नेशन को बुलियन होल्ड करना है। बुलियन का मतलब क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर के बार्स। नेक्स्ट अजम्पशन, ट्रेड इज जीरो सम। ये प्लीज कीवर्ड याद रखिएगा, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी में ये वर्ड यूज होता है, ट्रेड जीरो सम ट्रेड है। जैसे आगे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे दैट ट्रेड इज पॉजिटिव सम। यहाँ पे ट्रेड जीरो सम गेम है। ठीक है, एक कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी कंट्री को लॉस हो रहा है। अगर एक कंट्री को 2000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी कंट्री को 2000 करोड़ का लॉस है। तो जीरो सम गेम, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो प्लस 2000 करोड़ माइनस 2000 करोड़ करेंगे तो जीरो आएगा। दैट्स वाई ये थ्योरी जीरो सम गेम है, राइट। एक कंट्री का गेन दूसरी कंट्री का लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशन इसका आता है, एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होने चाहिए इम्पोर्ट से। अब वो आप किसी भी तरीके से करें, दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगाएं, सब्सिडीज दें, रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, अपनी कंट्री में इंपोर्ट आने से मना कर दें, कैसे भी करें, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, इंपोर्ट्स पर पाबंदियां लगानी है। ठीक है, जैसे अगेन फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहे
इंग्लैंड को यानी यूके को, तो यूके इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दे इंडिया पर कि इंडिया का प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाए यूके में, तो इस तरीके से आप इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब आप वो कैसे भी करें, बस हमारा ये ऑब्जेक्टिव है मर्केंटिलिज्म वालों का कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। नेक्स्ट अजम्पशन इसका आता है दैट कॉलोनीज सप्लाई चीप रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर मदर कंट्रीज फिनिश गुड्स। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि टी एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाया जाके, इंडिया से ले जाके यूके में जाता था और यूके से वो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनकर इंडिया में आ जाता था, राइट। तो सस्ता रॉ मटेरियल कॉलोनीज बेचेंगी, चीप रॉ मटेरियल्स बेचेंगे और वहां से फिनिश प्रोडक्ट जो है वो महंगी प्राइस पर उसी कॉलोनी कंट्री में बेचा जाएगा या दूसरी कंट्रीज में भी बेचा जाएगा। लास्ट अजम्पशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मैक्सिमाइजेस पावर लिमिट वेज कंजम्पशन टू बूस्ट द प्रोडक्शन। सरकार इंटरफेयर करेगी तो पावर बढ़ जाएगी, किसकी पावर, मदर कंट्री की पावर। गवर्नमेंट वेजेस भी हमें कम देने पड़ेंगे क्योंकि मदर कंट्री में ही क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मदर कंट्रीज में ही इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हम वेजेस कम दें, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो बल्क लेवल पे, इसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी है। ये 5 अजम्पशन मर्केंटिलिज्म थ्योरी के। नाउ इफ़ अगर आप नोट्स बनाते हैं यूजीसी नेट के लिए, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पर्सनल नोट से बेहतर दुनिया के कोई नोट्स नहीं होते, तो आप शॉर्ट में जो है वो नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से दैट मर्केंटिलिज्म में वेल्थ का मतलब क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए इंपोर्ट से, ट्रेड इज जीरो सम, सिंगल कंट्रोल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी क्लियरली रूल करती है यहाँ पे, कॉलोनीज मदर कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करती हैं, ठीक है, गुलाम होती है एक तरीके से, और कॉलोनीज आपस में भी ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी है। अच्छा, ये थ्योरी दी किसने थी, वैसे इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको नाम पता होना चाहिए। जो की प्रोपोनेंट्स थे इस थ्योरी के, वो थे थॉमस मन, जीन बैप्टिस्ट एंड एंटोनियो सेरे। इन्होंने एक्चुअल में मर्केंटिलिज्म थ्योरी की शुरुआत की थी। थॉमस मन इंग्लैंड के थे, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया था मर्केंटिलिज्म थ्योरी को, उन्होंने एक्चुअल में किताब भी लिखी थी, थॉमस मन इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड। वो बस कहते थे इंग्लैंड के लोग हम सिर्फ एक्सपोर्ट 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 करेंगे, इंपोर्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम सिर्फ पैसा कमाकर उससे गोल्ड जो है वो खरीद लेंगे। जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, ये फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे किंग लुई 14 के अंडर, और उन्होंने इस थ्योरी को केवल लिखा ही नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा फ्रांस तो सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और इंपोर्ट पर बल्कि क्या लगा देंगे, टैरिफ्स लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमारे ही देश में रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सपैंड हो, ठीक है। ये जेन बैप्टिस्ट भी इस थ्योरी के बहुत ज़्यादा फॉलोवर थे या इसको प्रमोट करते थे। और तीसरे थे एंटोनियो सैरा, ये इटली के थे, ठीक है, ये भी सबसे पुराने मर्केंटिलिस्ट थिंकर्स थे, और इन्होंने भी कहा था बस जो मदर कंट्रीज है वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी, वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, और वो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को क्या कर देंगी, एक्सपोर्ट कर देंगी, ठीक है। तो ये थी मर्केंटिलिज्म थ्योरी। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं मर्केंटिलिज्म थ्योरी पे बेस्ड, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर सेट हो जाए। So let us see some questions based on the mercantilism theory. चलिए, which of the following best reflects the central economic objective of mercantilism? mercantilism theory का सबसे important objective क्या है? कंज्यूमर का वेलफेयर करना बिल्कुल नहीं। अक्यूमुलेशन ऑफ बुलियन थ्रू ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस का मतलब बता चुकी हूं मैं, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से, तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से तो ऑटोमेटिकली आपका गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स बढ़ता चला जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है तो भैया इक्वालिटी में बिल्कुल नहीं मानते थे। फ्री ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं, ये तो ट्रेड बैरियर सबसे ज्यादा लगाते थे। मदर कंट्री अपनी कंट्री में इंपोर्ट पर बैरियर लगा देती है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सपोर्ट 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 करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर पाए होंगे बिना मेरे एक्सप्लेन किए, बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस कि आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मर्केंटिलिज्म। ट्रेड इज व्यूड एज द जीरो सम गेम इन मर्केंटिलिज्म। ये कुछ स्टेटमेंट्स बता रहे हैं मर्केंटिलिज्म के बारे में। क्या ट्रेड जीरो सम गेम होता है? यस। मदर कंट्री को बेनिफिट होता है, कॉलोनीज को लॉस होता है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। कॉलोनीज आर एनकरेज टू डेवलप इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कॉलोनीज यानी जो गुलाम कंट्रीज होती हैं,
जैसे मदर कंट्रीज, जैसे इंडिया, इंडिया उस वक्त एक कॉलोनी थी, क्या इंडिया में ये एनकरेज किया जाता था कि इंडिया अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करे? नहीं मैम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इंडिया को तो बल्कि क्या कहा जाता था कि आप तो हमें सिर्फ रॉ मटेरियल दे दीजिए, इंडिया जो है वो सिर्फ यूके, यूके उसकी मदर कंट्री है, यूके को सिर्फ रॉ मटेरियल क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, सस्ता, वो भी बिल्कुल चीप। और यूके जो है वो फिनिश्ड गुड्स इंडिया को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, राइट। तो इंडिया में तो इंडस्ट्री लगेगी ही नहीं, इंडिया में, इंडिया से तो सिर्फ क्या जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू रेगुलेट द ट्रेड, यस मैम, ये बिल्कुल हमने पढ़ा है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की पावर बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर से ही मदर कंट्री अपने देश में क्या लगा पाएगी, इंपोर्ट पर टैरिफ्स जो है वो लगा पाएगी। जैसे अभी आपने यूएस चाइना का भी देख रहे हैं, यूएस ने चाइना के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ्स जो है वो लगा दिए, ताकि चाइनीज गुड्स यूएस में इंपोर्ट, यूएस में एक्सपोर्ट ना किए जा सके। सेम रिटेलिएट करके चाइना ने भी अपनी कंट्री में यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो नेसेसरी है। तो इसका आंसर यहाँ से फर्स्ट और थर्ड जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉलोनीज को तो बल्कि कहा है कि आप तो मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज फ्रॉम मर्केंटिलिज्म? Absolute advantage supports trade surpluses at any cost. Mercantilism believes ट्रेड इंक्रीजेस ग्लोबल वेलफेयर, वेलफेयर इंक्रीज होता है ट्रेड से? बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी व्यूज ट्रेड एज म्यूचुअली बेनिफिशियल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक कंट्री जो एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत एफिशिएंट है, कॉस्ट भी बहुत कम लग रही है, वो वही प्रोडक्ट दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, ये इसको इससे कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट जो है वो करता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द मर्केंटिलिज्म थ्योरी। नाउ अगर आपको जिस पीडीएफ से, जिस डॉक्यूमेंट से मैंने पढ़ाया, इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दैट पीडीएफ और दैट पर्टिकुलर पीपीटी, आपको अगर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज इन द डिस्क्रिप्शन इन द यूट्यूब एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब लिंक, आपको एक लिंक मिल जाएगा ऐप का। आप मेरे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से फ्री कॉन्टेंट इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस पीडीएफ को, ये डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूंगी, आप इसे एक्सेस फ्रीली कर सकते हैं, सो दैट आपको यू कैन सी वॉच द कंटेंट अगेन, ठीक है। बट उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप को जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। प्लीज़ बी वेरी कंटिन्यूस विद दिस वीडियो सीरीज, अगर आप रियली सीरियस हैं अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट क्लियरिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज में सारी थ्योरीज समझाऊंगी अलॉन्ग विद द PYQs, एंड एक लास्ट का एक सेशन रहेगा जिसमें हम सारे के सारे PYQs बेस्ड थ्योरीज पर कवर अप कर लेंगे। सो आई होप you like this video. Do like, share and subscribe my channel for the preparation for the UGC NET examination. Thank you.